अब यहाँ पे जो अगला वाला पैराग्राफ है इसमें वर्टिब्रा के बारे में बताया हुआ है। हमारे पास एक टिपिकल होती है और एक टिपिकल होती है। यहाँ पे टिपिकल वर्टिब्रा का है कि इसमें बॉडी और न्यूरल आर्क वगैरह इनके बारे में बताया गया। अब जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है और यहाँ पे ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी के आगे होलो सा पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये स्पेस होती है और यहीं पे ये जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं न्यूरल आर्क, क्योंकि ऐसे आर्क की फॉर्म में ये आ रही होती है। उसके अलावा साइड पे हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं, यहाँ पे फैसेट जॉइंट बनता है। उसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं और फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंट, हाँ, स्पाइनस प्रोसेस आते हैं। अब सर्वाइकल में यहाँ पे जो है वो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है। इसी तरह थोरैसिक का, इसी तरह लंबर का। इन तीनों में ये मेन चीज़ें जो सी है वो मस्ट होगी, बॉडी होगी, बीच में न्यूरल आर्क होगा और ये प्रोसेसेस होंगे। अब ये तीनों में चीज़ें पाई जाती है, सिर्फ इनका जो डिफरेंस आ जाता है वो थोड़ा बहुत ये आ जाता है कि इनकी बॉडी का जैसे साइज़ का डिफरेंट आ जाता है कि साइज़ यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, फिर बड़ा होना, क्योंकि इन्होंने वेट बेयरिंग करनी होती है तो इनकी जो बॉडी है उसमें वेट बेयरिंग कंपोनेंट होता है। इस वजह से जितना ज़्यादा वेट बेयरिंग करनी होती है, ज़्यादा बॉडी जो सी उसका सरफेस एरिया, उसका जो सारी विड्थ वगैरह है वो ब्रॉड होगी। अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस की एंग्लूटेशन चेंज होती है, इनका एंगल चेंज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने मसल्स को अटैचमेंट देनी होती है और मसल्स की अटैचमेंट पॉइंट के मुताबिक भी होता है। साथ में ये जो एंगल है ये इन्हें मूवमेंट्स में भी मदद देता है, तो उनकी मूवमेंट के लिहाज से भी इनका एंगल चेंज होता है। जैसे फैसेट जॉइंट का एंगल जो सा है वो सर्वाइकल में चेंज है, यहाँ पे थोरैसिक में चेंज है और लंबर में चेंज है। ये हम आगे बढ़ेंगे इस नीचे वाले पैराग्राफ में। अच्छा, यहाँ पे ये देखा जाए तो ये जैसा फैसेट जॉइंट है इसका एंगल चेंज होगा। अब यहाँ पे ये जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखा जाए इधर सामने की तरफ हुए हुए हैं और यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है इस तरह एंगल जो है उनका चेंज होगा। ये थोड़ा बहुत देखेंगे। हमारे पास वर्टिब्रल कनाल क्या होती है? वर्टिब्रल कनाल यही है कि कनाल, एक नाली सी बन रही है जिसके अंदर से, कनाल यही होता है जिसके अंदर से एक स्पाइनल जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो मूव कर रही है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक पैसेज वे, इसके अंदर से जो सी स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रही है। अब ये बनती कैसे? एक पैसेज वे बनता कैसे? एक आपकी वर्टिब्रा होगी, उसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, फिर वर्टिब्रा होगी। अब वर्टिब्रा का भी वही न्यूरल आर्क वाली चीज़ होगी, होलो सी ऐसी जो न्यूरल आर्क जिसमें से वो स्पाइन मूव करती हुई जाएगी। तो वर्टिब्रा का पोस्टीरियर साइड पहली बात आ जाती है, ठीक है? ये इसकी एंटीरियर साइड है, ठीक है? और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो इसकी पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास बनता है, पहली बात ये वर्टिब्रा की पोस्टीरियर साइड पे न्यूरल आर्क है, वो इसमें आ जाती है। फिर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और हमारे पास एक और चीज़ है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये सारी मिल के जो है एक पैसेज वे बनाती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मूव करती है। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन मैंने लिखी हुई है वो यही है कि हमारे पास जो स्पाइनस सबलिमिनल प्रोसेस पड़े, ट्रांसवर्स प्रोसेस पड़े, इनका काम क्या होता है कि हमारे पास एज स्टेबलाइजर के तौर पर ऐड करते हैं। इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, इनका काम क्या होता है मसल्स को स्टेबलाइज वगैरह करना। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब जो अगला पैराग्राफ है जो सेकंड वाला है, ये वाला, इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में बताया हुआ है। पहली हमारे पास होती है एटलस, दूसरी होती है एक्सिस। इनका जो है वो शेप चेंज होती है निस्बत बाकी वर्टिब्रा के और इस वजह से इनको ज़रा इंक्लूड किया गया है। इसमें अब हमारे पास ये है इसमें हमारे पास क्या है कि जो एटलस होती है वो हमारे पास ऑक्सीपिड के साथ जॉइंट बनाती है। अब ऑक्सीपिड हमारे पास ब्रेन का पार्ट है पीछे वाला, ठीक है? और उसके साथ जो एटलस है वो जॉइंट बनाती है, ठीक है? और हमारे पास जो जॉइंट बनता है उसमें बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब इसमें सिर्फ हमारे पास जो सा है वो 14 से लेके 15 डिग्री तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही परमिट की जाती है, उसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम आगे आएँ, आगे जो हमारे पास जॉइंट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, वहाँ पे हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है, रोटेशन भी है, एक्सटेंशन भी है, लेटरल फ्लेक्शन भी, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिटेल बताई गई है इस पैराग्राफ में कि हमारे पास वर्टिब्रा का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। अब जैसे कि इस डायग्राम में देखा जाए, इसमें वर्टिब्रा का जो साइज़ देखें तो यहाँ पे कम है, जैसे-जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे थोरैसिक का फिर ज़्यादा और है, फिर हमारे पास और जाएँ तो लंबर का हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है। अब ये जो इनकी विड्थ है ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है? ये इस वजह से इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इन्होंने वेट बेयरिंग करनी है।
सर्वाइकल में सिर्फ हेड को संभालना है, जबकि थोरेसिक है, थोरेसिक में सिर्फ आपकी इतनी नहीं करता, वो ब्रीदिंग में बस हेल्प और ज़्यादातर करता है। लेकिन जो लंबर है इसने सब ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी वेट आ रहा है इसने ये वो सारा संभालना होता है, तो इसलिए इसका ब्रॉड होना लाज़मी है। और इसके ऊपर सारा स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो इसलिए इसका इसकी बॉडी का ब्रॉड होना, इसका स्ट्रॉन्ग होना लाज़मी है। सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारे पास सर्वाइकल का एंगल बन रहा है, थोरेसिक का एंगल बन रहा है, और ये लंबर का ये जो एंगल ने कर्व्स बन रही हैं। अब ये जो कर्व्स हैं इनका काम क्या होता है, ये एज़ अ शॉक अब्ज़ॉर्बर भी हैं, और ये हमारे पास वेट बेयरिंग में मदद देता है। अगर ये कर्व्स ना हो, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो अगर, तो उसमें ये हो सकता है इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी तरह इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। थर्ड चीज़ हमारे पास फैसेट जॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पे फैसेट जॉइंट्स होते हैं जो कि वेट बेयरिंग करवाते हैं, जो कि स्ट्रेस को संभालते हैं, कंप्रेशन फोर्सेस को संभालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन है ये है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क का साइज़ भी साथ-साथ इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे साइंस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया कि ये हमारे पास क्यों लाज़मी है, यहाँ पे क्यों होता है, ठीक है? फर्स्ट जॉइंट की ओरिएंटेशन चेंज क्यों है और वो क्यों की जाती है? तो ये जो पॉइंट्स हैं वो सम अप करके इधर साइड पे लिखे हुए हैं, और इसमें यही है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशन जो-सी है इन द डिफरेंट स्पाइनल रीजन में हमारे पास उसको लिमिट करना। लिमिट का मतलब यही है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब सर्वाइकल हमने पढ़ी थी कि उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फर्स्ट जो जॉइंट फर्स्ट सर्वाइकल है उसमें सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा गया है, तो सिर्फ वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो अलाउ कर रहा है। जो नीचे हमारे पास आ जाता है एक्सिस था, जो कि एटलेंटो ऑक्सीपिटल हमारे पास नहीं, एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल जो हमारे पास जॉइंट था, वो ज़्यादातर मूवमेंट्स का होता है क्योंकि उसकी शेप ऐसे बनाई गई है। तो ये, और साथ में इनके फैसेट जॉइंट के जो एंगल है वो भी चेंज है, जो हमने पहले भी बात की थी कि सर्वाइकल की चेंज है, थोरेसिक की चेंज है, लंबर की चेंज है, क्योंकि इन्होंने एक लिमिट तक मूवमेंट्स करवानी है, जो हम आगे पढ़ेंगे कितनी रेंज है इनकी। तो इनकी फैसेट जॉइंट है जो कि उन्हें अलाउ करते हैं कि वो इतनी मूवमेंट करें। फैसेट जॉइंट कैसे अलाउ करते हैं कि ये इतनी मूवमेंट करें, इससे ज़्यादा मूवमेंट ना करें? अब जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, अब ये हमारे पास एक वर्टिब्रा है, ठीक है? और बीच में बस इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये जो एरो वाली साइड है ना, यहाँ पे जिधर मैं कलरिंग कर रही हूँ, यहाँ पे फैसेट जॉइंट में बने हुए हैं। अब फैसेट जॉइंट जो है, जैसे कि आप देखो कि ये ना आपकी स्पाइन है। अगर आप फ्लेक्शन में जा रहे हो, तो जब आपकी स्पाइन को यहाँ से फ्लेक्शन में लेके जाया जाएगा, तो ये फैसेट जॉइंट यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जॉइंट बना हुआ है। तो ये जॉइंट थोड़ी-सी मूवमेंट अलाउ करेगा। कहूँ कि ये मेरे पास ना सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस और ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है। अब जैसे मैंने फ्लेक्शन की है, तो ये थोड़ा-सा वहाँ पे टिल्ट हुआ है। अगर देखा जाए बीच में स्पेस मैंने दी हुई है, थोड़ा-सा वहाँ पे जाके टिल्ट हुआ है। अब सिर्फ़ ये थोड़ा-सा ही अलाउ करेगा जितना इसने अलाउ करना है, जिस तरह का इसका एंगल है, जिस तरह की इसकी जॉइंट बना हुआ है, उससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह ये हाइपर जो फ्लेक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। अब इसी तरह अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ, तो जो एक्सटेंशन है, अगर मैं एक्सटेंशन ज़्यादा करूँगी तो फैसेट जॉइंट एक-दूसरे के साथ ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा कंबाइन होंगे और इस तरह ये मूवमेंट को रोकेंगे। तो ये हाइपर एक्सटेंशन को भी रोकते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये जो मूवमेंट्स होती हैं इनको ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और एक्सीड नहीं होने देते। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये मोशन सेगमेंट में जो मूवमेंट्स हैं उनको एक डायरेक्शन देते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको वही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है? थर्ड चीज़ आ जाती है कि ये लोड बेयरिंग में मदद देते हैं। फैसेट जॉइंट है उनके ऊपर भी लोड बेयर होता है और वो बहुत सारा लोड जो है वो खुद भी सँभालते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में पता है और हमें एरो से दिख भी रहा है कि उनके ऊपर वेट बेयरिंग हो रहा है, इसके ऊपर लोड पड़ा है, तो कुछ लोड जो है वो ये भी सँभालते हैं और इस तरह जो है वो हमारे पास वर्टिब्रा के ऊपर सिर्फ लोड नहीं पड़ता, कर्व्स की वजह से इनके ऊपर भी हमारे पास लोड पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फैसेट जॉइंट है वो हमारे पास कंप्रेशन जो सी है उसको भी सँभालते हैं, ठीक है? तकरीबन जो सी यहाँ पे लिखी हुई थी 30 डिग्री ऑफ द कंप्रेशन जो सी है उसको सँभालते हैं और इसी वजह से हमारे पास 15 टू 40% ऑफ जो क्रॉनिक लोअर बैक पेन है वो फैसेट जॉइंट की वजह से आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो फैसेट जॉइंट है, ठीक है? या फिर जो डिस्क होती हैं वो हमारे पास जो रोटेशनल टॉर्शन और शीयर होती हैं उनको भी रोकते हैं। रोटेशन, टॉर्शन और शीयर का भी आप यही समझ लो कि जैसे ये आपके पास जो है वो वर्टिब्रा है और यहाँ पे आप समझ लो कि ये फैसेट जॉइंट बना हुआ है। अब जब ये इसको रोटेट होगा, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो एक लिमिट तक रोटेट होगा, फैसेट जॉइंट इसको रोकेगा, ज़्यादा रोटेट नहीं होने देगा, इस तरह। अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि फैसेट जॉइंट ने यहाँ से रोका हुआ ही। इसी तरह अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसे रोकती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क से समझ लो कि ये हमारे पास वर्टिब्रा है, ऊपर हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है और ये अगली हमारे पास सेकंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है।
अब ये पिंक वाली जो सी है ना, ये इन दोनों के साथ अटैच है ऐसे। तो जब ऊपर वाली वर्टिब्रा मूव करेगी और नीचली वहीं रहेगी, तो ये थोड़ा बहुत मूव होने देगी, ज़्यादा नहीं होने देगी। जैसे मेरा हाथ आगे की तरफ इसको नहीं लेके जाना, ज़्यादा नहीं होने देगी, इसको रोकेगी। इस तरह इंटरवर्टिब्रल डिस्क रोटेशन वगैरह और फैसेट जो सब उनको रोकते हैं। अच्छा, बाकी पॉइंट हो गए। अब नीचे आ जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह दिया जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में यहाँ पे ये है कि आपकी हाइट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और हेल्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इरेक्ट बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो जो आपके पास थिकनेस होती है, डिस्क की थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है, एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी। और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आपके पास कर्व्स बनते हैं। वही सेम पिक्चर यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है, निस्बत यहाँ पे कम है, क्योंकि ये कर्व बना हुआ है। तो इसी तरह ये जो एंटीरियर और ये जो पोस्टीरियर थिकनेस है, इसमें वेरी होने की वजह से, इसमें चेंज आने की वजह से, कि यहाँ पे ये ज़्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे हमारे पास कर्व्स बनते हैं। अच्छा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ना हमारे पास दो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस एंड द न्यूक्लियर पल्पोसिस। अब एनुलस फाइब्रोसिस कैसे होती है, कैसे होता है, ये दोनों कोलेजन से बने होते हैं, दोनों जो है स्ट्रक्चर कोलेजन से बने हुए हैं। अब आप सिंपल ये समझ लें कि ये आपके पास फाइबर्स हैं, कोलेजन, ये आपके पास कोलेजन है, ठीक है। 15 से लेके 30 जो है वो फाइबर्स होते हैं ये, और ये इस तरह के पैटर्न में अपने आप को उन्होंने अरेंज किया होता है। तो ये फाइबर्स, ये सॉरी फाइबर्स नहीं, कोलेजन है। अब ये लेयर्स बनी हुई है, कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब ये है कि ये जो लेयर हैं ये ऐसे राउंड फॉर्म में आई हुई हैं, यहाँ से अटैच होती हैं सारी। अब अगर हम सिर्फ इस एक लेयर को निकालें और इस एक लेयर के बारे में अगर हम देखें, तो ये इसमें जो लेयर है, इसके जो फाइबर्स हैं जिससे ये बना हुआ है, वो ऐसे 30 के एंगल में एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस हुए होते हैं। ये उनका क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न ऐसे बन रहा होता है। अब ये जो क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इस वजह से बनता है क्योंकि इसमें रोटेशनल जो टॉर्शन होती है, जो रोटेशनल स्ट्रेस आ रहा होता है, उसको ये रोकता है। ये ज़्यादा रोटेशन की तरफ नहीं जाने देता, इसलिए हमारी जो सर्वाइकल है वो इतनी ज़्यादा रोटेट नहीं करती। और उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो एनुलस है, वो उसकी फाइबर्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो उसको रोकती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि वो मोर सेंसिटिव होती है टू द रोटेशनल स्ट्रेन की तरफ, क्योंकि उसमें उसके फाइबर्स जब वो ऐसे अरेंज हुए हुए होंगे, तो उसके लिए जो स्ट्रेस है, रोटेशनल जो स्ट्रेस है, वो ज़्यादा पड़ रहा होगा और वो फिर उसको रोकेंगे। जबकि अगर हम कंप्रेशन की बात करें, तो कंप्रेशन ऊपर से पड़नी है, जो शियर वाला स्ट्रेस है वो भी ऊपर से पड़ना है, तो उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता इस एंगल पे, लेकिन रोटेशनल का होता है, और इस वजह से ये रोटेशन को रोकता भी है। और फिर फैसेट जॉइंट्स आ जाते हैं जो उसको डायरेक्शन देते हैं और उसको एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी। अच्छा, उसके अलावा ये इसका मेन पर्पस फंक्शन था। 15 से 25 लेयर्स होती हैं, इस कोलेजन से बने होते हैं। 15 से लेकर 25 लेयर्स, उसके बाद 30 का एंगल पे ये आपस में लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो न्यूक्लियर पर्पोसेस है ना, ये वाटरी कंटेंट है। एक और चीज़ कि हमारे पास जब ये होता है ना एनुलस पल्पोसेस, ये ऐसे जब बना होता है, तो इसका काम साथ में ये होता है कि जो हमारे पास बीच में इसका न्यूक्लियर पल्पोसेस है, इसको इसके अंदर कैद रखता है, इसको बाहर नहीं जाने देता। क्योंकि अगर ये बाहर निकल गया, तो फिर आपका होता है डिसमिनेशन, वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये इसको बिल्कुल यहाँ पे कैद रखता है, इसी वजह से इसको इस तरह डिफरेंट लेयर्स में जो सी 15 से 25 लेयर्स होती हैं अराउंड द न्यूक्लियर पर्पोसेस, ताकि उसको स्टेबलाइज कर उसको आने ना दे पाए। क्योंकि न्यूक्लियर पर्पोसेस होता ही वाटर है, वाटर आपको पता है वो लीक आउट होता है। इस डायग्राम से प्रॉपर जो है वो देख रहा है, वही चीज़ें हैं सारी। अब इसके आ जाती है मैकेनिकल फंक्शन के, मैकेनिकली ये हमारे पास किस तरह हेल्प आउट करते हैं। मैकेनिकली आप ये समझ लें कि एनुलस पर्पोसेस एक स्प्रिंग है, और जो स्प्रिंग होती है वो दोनों वर्टिब्रा को एक दूसरे के साथ रखती है और जॉइंट किए रखती है। उसके अलावा जो रोटेशन है उसको रोकती भी है, उसको एक लिमिटेशन ज़्यादा लिमिटेड करती है। लेकिन जो ये वाली न्यूक्लियर पर्पोसेस है, ये बॉल की तरह एक्ट करती है, बॉल बेरिंग है, वज़न भी सँभालेगी इनका, उसके अलावा अलाउ करेगी कि इसके ऊपर रोल ओवर होकर मूवमेंट करवाएँ, यानी फ्लेक्शन कर लें, एक्सटेंशन कर लें और लेटरल फ्लेक्शन कर लें। वाली पिक्चर है, इसमें ये बताया हुआ है कि जब आप फ्लेक्शन करते हैं या फिर एक्सटेंशन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक जगह पे कंप्रेशन क्रिएट होती है और दूसरी जगह पे टेंशन। टेंशन का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अपार्ट जा रही हैं, और कंप्रेशन का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इसमें अगर आप देखें, तो इंटरवर्टिबल डिस्क को आप देखें, यहाँ पे ये पतली है और यहाँ पे मोटी है, क्योंकि यहाँ पे जो सा
जो-सी फ़ोर्स लग रही है वो इनको अपार्ट मूव करवा रही है, और यहाँ पे जो फ़ोर्स लग रही है वो दूसरे के करीब इन्हें ला रही है। तो जब भी हमारे पास स्पाइन बेंड करेगी, ठीक है, तो एक जगह पे टेंसाइल लोड क्रिएट होगा और जो दूसरी जगह है वहाँ पे कंप्रेसिव फ़ोर्स जो-सी है वो क्रिएट होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपकी डिस्क के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा होता है, ठीक है, वो फ्लेक्शन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रोटेशन। अब ये चीज़ आप ऐसे समझें, जैसे मैंने एनुलस फाइब्रोसिस का आपको बताया था। अब एनुलस फाइब्रोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारे पास जो भी रोटेशन होती है, उसको रोकती है, ठीक है? ज़्यादा रोटेशन नहीं होने देती। मीन उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि उसकी एंगल ही ऐसा होता है कि वो हमारे पास रोटेशन जो होती है उसको रोकती है। और जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है उसको इतना नहीं रोकती, उसकी तरफ उसका कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का ज़ोर ज़्यादा पड़ा है एज़ कम्पेयर टू द रोटेशन, क्योंकि वो रोटेशन को कंट्रोल कर रही है, उसको लिमिट कर रही है, उसको रेजिस्टेंस दे रही है, उसको रोक रही है। जबकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो खुलेआम दे रही है, हाँ, हाँ, देते जाओ, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, कंप्रेशन करो, ठीक है? तो अब वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपकी डिस्क जो-सी है जब फ्लेक्शन में जाती है तो उसके ऊपर स्ट्रेस जो पड़ा होता है ज़्यादा होता है। जिस तरह कि इस डायग्राम में देख लो कि एक तरफ ब्रॉड है, एक तरफ कम है, तो आगे पीछे जो है दोनों तरफ वहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ये चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्लेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रोटेशन। अब विद द बेंडिंग स्ट्रेस अप्रॉक्सिमेटली 450 टाइम ग्रेटर देन द ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ये कहना है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है कि वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है या पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये जो बेंडिंग होती है ये 450 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू द ट्विस्टिंग स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि एनुलर जो फाइब्रोसिस है उसका उसका जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया, उसमें जो एंगल अल्लाह ताला ने रखा है वो 30 डिग्री वाला, वो उस रोटेशन को लिमिटाइज़ करता है, उसको कम रखता है, जबकि फ्लेक्शन की तरफ वो कुछ ऐसा नहीं करता। इसलिए फ्लेक्शन में ज़्यादा लोड पड़ा है एज़ कम्पेयर टू द ट्विस्टिंग। फ्रॉम द सेम एंगल ऑफ द बेंडिंग ऑफ द ट्विस्टिंग, अगर आप एक ही एंगल के मुताबिक बेंडिंग और ट्विस्टिंग करें तो ज़्यादा लोड बेंडिंग में पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टिंग। तो ये चीज़ एक ज़रा माइंड में रखने वाली है। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि जो स्पाइन होती है ना, स्पाइन डेली एक्टिविटीज़ में हमारे पास कंप्रेशन ही ज़्यादातर पड़ा होता है स्पाइन में, क्योंकि आप खड़े हुए हैं, तो आप बैठे हैं उस टाइम भी हमारे पास ज़्यादा कंप्रेशन ही पड़ा। ग्राफ में हमारे पास बताया हुआ है कि हमारे पास जो वर्टिब्रा है वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अब ये बात पहले समझने वाली है, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। पहले ये है कि हमारे पास जो वर्टिब्रा नहीं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, उनमें ये होता है कि वो एविस्कुलर होती हैं, वहाँ पे कोई उनकी वेसल्स की सप्लाई वगैरह नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एविस्कुलर होती हैं। अब यहाँ पे हेल्दी अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको वक्फे-वक्फे से या फिर उनको वाटर का इनटेक और आउटटेक करना होता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं पंपिंग एक्शन। और ये पंपिंग एक्शन कैसे होता है कि जैसे आप सुबह लाइन पोज़ीशन से जैसे स्टैंड करते हैं, तो आप कंप्रेशन फोर्सेस लगाते हैं अपने इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर। कंप्रेशन से वाटर जो-सा वो बाहर की तरफ मूव करता है, न्यूट्रिशन अंदर आती है। ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। ठीक है। अब ये चीज़ होगी, उसके बाद फिर आपने दिन को जो से वो बैठे हैं उस टाइम अलग किस्म का लोड पड़ा है आपकी बॉडी में, खड़े हुए हैं अलग किस्म का पड़ा है, बेंडिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, अलग किस्म का लोड पड़ा है, वॉकिंग कर रहे हैं, जो भी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लोड है स्पाइन के ऊपर वो अलग किस्म का होगा। एक जगह एक टाइम पे अलग है, दूसरे टाइम पे अलग है। तो उसके साथ-साथ क्या होगा कि आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क है ना, वो वाटर का इनटेक और आउटटेक करती रहेगी। और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे पास मूवमेंट करते रहना चाहिए और एक ही पोजीशन को इंसान को नहीं एक ही पोजीशन में इंसान को नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में। पैराग्राफ के ज़रिए से चलते हैं। अब पहली चीज़ यहाँ पे यही है कि जब हम पर डिस्क के ऊपर कंप्रेशन पड़ती है ना, जैसे सुबह मॉर्निंग में, तो वाटर वहाँ से निकलता है और न्यूट्रिशन अंदर जाती है, और वो तब तक होता रहता है जब तक हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता इंटरनल और जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके दरमियान में। अब जो हमारे पास मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपने देखा होगा सिंपल लाइन से जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका मॉर्निंग में जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है, और फिर वो जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है थ्रू आउट द डे, क्योंकि वाटर जो कंटेंट है वो कम होने लग जाता है। कंप्रेशन फोर्स पड़ी होती है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो फर्स्ट 30 मिनट में आपका तकरीबन 54% जो हाइट है वो डिक्रीज़ होगी। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि व्हाई द हाइट डिक्रीजेज़ ओवर द कोर्स ऑफ द डे, तो वो ये आंसर इस पैराग्राफ में। सेकंड आ जाता है नाइट टाइम हाइड्रेशन। नाइट टाइम हाइड्रेशन ये कह रहे हैं कि जब आप रात को लेटोगे, कंप्रेशन फोर्सेस आपकी बॉडी से स्पाइन से हटेंगी, तो वाटर का इंटेक होगा। वाटर जब वो इंटेक ले होगा तो उसको हमने क्या कहते हैं कि वो हाइड्रेट करे अपने आप को, जिसको हम कहते हैं नाइट टाइम हाइड्रेशन। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट है, जब मीन उनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था ऊपर मून में, तो उनकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ हुई, लेकिन ये टेम्परेरी था।
क्यों? क्योंकि ग्रेविटी असिस्ट नहीं करी, पीछे से कोई ग्रेविटी का कोई फ़ोर्स नहीं है, तो जो वाटर का इंटेक है वो ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि हमने अर्थ में अगर हम देखें तो अर्थ में हमारे पास जो हाइट और जो वॉल्यूम है वो मॉर्निंग में अराइज़ करता है। यानी आप मॉर्निंग में आपकी जो स्पाइन की हाइट होगी और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वॉल्यूम है और डिस्क की जो हाइट है, सॉरी, डिस्क की हाइट और जिस डिस्क की वॉल्यूम है वो बस इंक्रीज़ होगी मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि सिंपल लाइन से जैसे ही आप अभी खड़े होंगे तो अभी वाटर बाहर की तरफ जा रहा होगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो आपके पास वाटर कंटेंट अंदर ज़्यादा है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इससे हमारे पास स्पाइन स्टिफनेस की तरफ जाती है और अगर स्पाइन स्टिफ होगी तो इंजरी के चांसेस जो हैं हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएँगे। इसीलिए मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमारे पास चांसेस डिस्क के इंजरी के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, स्पाइन स्टिफ होती है। इसीलिए हमारे पास रिसर्च है जो कि बताती है कि एक मॉडरेट इंटेंसिटी के आपको रनिंग करनी चाहिए, जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मैग्नीट्यूड के मुताबिक आपकी जो डिस्क है, उसके ऊपर लोड डालती है और उस तरह जो है वो आपकी जो प्रॉपर एक लोड चाहिए आपकी डिस्क को वो देती है और आपको प्रॉपर और वो जो उसका पंपिंग एक्शन उसको फैसिलिटेट करती है। तो शुआ डिक्रीज़ ऑफ 63% दैट इज़ खैर वही बता रहे हैं कि हमारे पास जब मॉडरेट इंटेंसिटी जो रनिंग आपने करना सुबह लाज़मी है। इससे स्पाइनस श्रिंकेज होगी और जो डिस्क की इंजरी है, उसके रिस्क है, चांसेस हैं वो कम होंगे। थर्ड चीज़ यहाँ पे वही आ जाता है पंपिंग एक्शन वाली कि वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। इसलिए कहते हैं कि ऑप्टिमम लोडिंग जिसमें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो डिस्क के ऊपर जो है वो फॉल करना चाहिए ताकि जो डिस्क है वो अपनी जो हेल्दी न्यूट्रिशन है उसको भी सेम रखे और स्टिफनेस की तरफ भी ना जाए। अब एक्टिविटीज़ जैसे कि रिसर्चर्स कहते हैं जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरमिटेंट मतलब कि वक्फे-वक्फे पे हमारे पास जो डिस्क है उसके ऊपर लोड करवाते हैं, एक्सल लोडिंग, दम से लोड नहीं करवाते हैं, वक्फे-वक्फे पे करवाते हैं, फिर हटता है, फिर करवाते हैं, फिर हटता है, ऐसे एक्सल लोडिंग करवाते हैं। एक्सल लोडिंग होती है जो आपके एक्सिस के गिर्द होती है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास अ, है बॉडी, तो उसका एक्सिस ये है, तो ये जो फ़ोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे एक्सल लोडिंग। अच्छा, तो वो क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल स्लो रेट के साथ जो मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, मॉडरेट मैग्नीट्यूड उसका प्रॉपर होता है, तो वो ये डिस्क की हाइट के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए सुबह यही कहा जाता है कि सुबह कोशिश की जाए कि मॉर्निंग वॉक की जाए, जॉगिंग की जाए, क्योंकि वो हमारी डिस्क की हाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज के साथ-साथ डिकम्पोज़िशन होती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, उसको भी बचाने के लिए हमें डिस्क की हाइट पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अगले वाले पैराग्राफ में है, वो बाद में पढ़ेंगे।